पिट सैंड, रिवर सैंड और सी सैंड देख रहे थे। आपने देखा सी सैंड के अंदर में हमने क्या बताया था इसको, वी ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ सैंड फ्रॉम द सी शोर्स। सी शोर से हम इस सैंड को ऑब्टेन करते हैं। दूसरी बात इसके कलर आप देख लो, ब्राउन कलर होता है, इसमें फाइन नोटेड ग्रेन्स होता है, और ये हम ऑब्टेन करते हैं सी से। ऑब्वियस बात है, जब सी में हमें पता है समुद्र में सॉल्ट होता है, जो कि हम क्या करता है, ये मॉइस्चर को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है एटमॉस्फेयर से। तो अब दूसरी बात, आपको पता है, आप सिंपल से एग्जांपल लो, नमक आपने देखा होगा, नमक आप जब पूरे इसमें रख देते हो तो एलिक्विड होता है, वो भी क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक नीचे वो वाटर में क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने देखा होगा ये चीज, नमक ना गीला हो जाता है कुछ समय के बाद, देखना अपने आप होता है कि नहीं होता है, वो क्या करता है, आप सेम कंडीशन यहाँ पे सैंड भी क्या करता है, ऑब्वियस बात है, सॉल्ट है तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, वही होता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे क्या, उसकी वजह से क्या होगा, ये अगर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, उस पर डैम्पनेस हो जाएगा, इफ्लोरेसेंस हो जाएगा। आपको मैंने बताया था, इफ्लोरेसेंस डैम्पनेस कब होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके डैम्पनेस हो जाएगा, मॉइस्चर इवेपोरेट कर जाएगा, इफ्लोरेसेंस हो जाएगा, यही होगा ना कंडीशन। मॉइस्चर जब एब्जॉर्ब करेगा then it will create dampness। तो डैम्पनेस मतलब क्या, अच्छा बताओ डैम्पनेस होता है क्यों। Sir, amount of moisture particle present in any substances. ठीक है, गुड, डेफिनेशन इज गुड। आई एम आस्किंग, इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं डैम्पनेस को। सर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, लाइक क्या कहते हैं उसको, ऐसा कोई मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जाएगा सर, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ। नहीं तो क्या इंजीनियर से क्या लेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स, बताओ इंजीनियर से वो बताओ ना, जैसे ठीक है वो तुम समझ रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, क्या लेंगे ये बताओ। एक सपोज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आप क्या लोगे बताओ। टेम्परेचर मोस्टली हमारा जो रेनी सीजन में वाटर से जो अब आपका एक्सपोज होता है सरफेस, उसको किसी तरह से पेंट से हम उसे कवर करेंगे नहीं, सर। ठीक है, पेंट भी सही है, पेंट भी सही है, गुड, पेंट भी है, लेकिन देखो मैं बात कर रहा हूँ, अगर देखो पेंट को क्या है, आप आइदर एक्सटर्नली और ये इंटरनली आप इसको बचाते हो, लेकिन आप ग्राउंड में तो पेंट नहीं कर लोगे ना। अगर ग्राउंड से मॉइस्चर आ रहा है, मैंने आपको क्या बताया, मॉइस्चर कहाँ से होगा, दीवार टू दीवार। अब ये बताओ, फ्लोर एरिया है, क्या फ्लोर के ऊपर ही मॉइस्चर होगा, लेकिन फ्लोर की वजह से मेरा रूफ तो गड़बड़ नहीं होगा ना। अगर जमीन से मॉइस्चर आ रहा है, क्या फ्लोर की वजह से रूफ में कोई इफेक्ट करेगा। नो सर। हमेशा मॉइस्चर कहाँ से, डैम वॉल टू वॉल करेक्ट टू टॉप पे जा सकता है, या फिर टेरेस से रूफ से नीचे आ सकता है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। दे नीड अ कनेक्शन मीडियम, दैट इज वॉल। वॉल मेन एरिया है, वॉल से धीरे धीरे डेवलप ऊपर जाता है। इसलिए आपने देखा होगा मॉइस्चर के लिए हम लोग डीपीसी प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग केवल। यस सर, टेम्पर फोर्स। क्यों देते हैं, इसका रीजन तो पता है हमें आपको, ये यस डीपीसी सर। प्रोवाइड, देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ जो हमारे पास एलई वाले बच्चे हैं वो समझ जाते होंगे, लेकिन आप लोग जो हमारे पास जो बीटेक वाले बच्चे हैं, आप लोग की एडवांटेज है कि आपको इतनी सारे बातें पता चल रही है, इसको समझिए इस चीज़ को। मैं आप लोग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए है तो बराबर सब रेट में, लेकिन ये जो एलई वाले बच्चे, इनको कहीं ना कहीं मालूम है किसी न किसी तरीके से, भले नाम ही पता है, एटलीस्ट पता है तो वो जान लेंगे क्या होता है ये। लेकिन आप लोग सोचिए, ऐसे वर्क में ना आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, बुक नहीं अवेलेबल है, आप कैसे पढ़ोगे ऐसे में बताओ। आप थोड़ा सा इनिशिएट लीजिए, समझिए बात को। रिप्लाई भी यही 4-5 बच्चे करते हैं, मैं आपको शुरू क्लास से बोल रहा हूँ, ये 5 बच्चे देते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलते हैं। इसमें बताओ क्या नुकसान होगा, नुकसान आपका हो जाएगा। आप इनिशिएट नहीं कर, जबकि टॉपिक मैंने पढ़ाया पिछली क्लास में, फिर भी कोई नहीं बोलता है इस चीज़ को, जबकि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिल्डिंग के अंदर में ये। मैंने सब बताया किसमें कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगा, मैंने सब बताया था। 2-4 बच्चे हैं वो देते हैं जवाब, बाकी सब चुपचाप, पता नहीं, या तो कंबल टांग के आराम से तकिया लेके सो रहे होते हैं, यही करते होंगे मुझे तो लगता है। चलो खैर कोई नहीं। तो डीपीसी से आपको देखो इससे क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहली चीज़ क्या है, आप इसको प्रोवाइड करते हैं हर बिल्डिंग के बिल्डिंग लेवल पे। वो हमारे क्या होता है, नीचे से ग्राउंड लेवल से जो मॉइस्चर कहाँ से आता है, मॉइस्चर तो नीचे से आ रही है ग्राउंड में, वो क्या करता है, कट ऑफ पॉइंट बन जाता है, बिल्कुल इनफ्लेमेबल लेयर की तरह एक्ट करता है। अगर सही से डीपीसी नहीं हो, देखना है घर के अंदर सब जगह सीलन लग के बैठा रहता है, डैम्पनेस हो जाता है, मिस्त्री की गलती की वजह से। और सबसे बड़ी चीज़ गलती आपकी है, गलती आपकी है कि आप अवेयर नहीं हो इस चीज़ से। मिस्त्री जो क्या कर दिया, आप अवेयर नहीं हो, आप वहाँ पे क्या होता है, वो तो बना के चला गया, अब वो तो उसका कोई इलाज नहीं, उसका कोई इलाज नहीं। एक बार जो अगर आपने डीबीसी प्रोवाइड नहीं किया, क्या आप बताओ उसका कोई तरीका है क्या, बताओ आप लोग, बताओ विवेक, बताओ शनिवार, बताओ आप लोग, तो क्या उसका कोई तरीका है क्या। नो सर, आई डोंट। कोई तरीका नहीं है। मॉइस्चर वहाँ पे आ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले मैं, वहाँ पर आप लाख कुछ कर लो, कुछ नहीं होना है। एक बार जो कैंपस खा गया, आप वहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट मार लो, बाहर से कुछ कर लो, हथौड़ा सब सब वहाँ पर लगा दो, कुछ नहीं होना है वहाँ पर। वहाँ पे हथौड़े मार कर तोड़ दो, छेद कुछ कर दो, कुछ नहीं होना है, वो जो आना है वो आएगा ही। ये आपको जो कट ऑफ पॉइंट देना था वो आपने दिया ही नहीं। तो आर्टिफिशियली आप प्लास्टिक पेंट कर दो, या वहाँ पर टाइल्स लगा दो, या वहाँ पे आप कुछ भी ग्राइंड लगा दो, वो तो अब
कुछ भी लगाओगे आप क्या करोगे, बस उसको सरफेस से एक्सपोज नहीं कर रहे हो, आने चाहिए बाहर, लेकिन वो अंदर में जो सीमेंट का पेस्ट है उसको वीक कर देगा, वीक करेगा नहीं करेगा, यस वो सर, तो डायरेक्ट वीक कर यस देगा, स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। और दूसरी बात, फंगस हो जाएगा, रूम में स्मेलिंग करेगा, फंगस क्रिएट हो जाएगा रूम के अंदर, फंगस मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, कीड़े मकोड़े होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सब उसके आपकी सबसे बड़ी चीज़ आपकी पेंट बर्बाद होगी हमेशा बराबर, जो पेंट आपकी 5 साल 10 साल चलेगी, 5 साल मिनिमम, वो पेंट आपका 2 साल 1 साल में खराब हो जाएगा। आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक स्टेन मार जाता है, बड़ा गंदा बनता दिखता है। यस सर। सबसे पहली यस चीज़ और मिस्टेक करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन में, आप लोग बेसिक बातें ये सब ध्यान रखा करें कि आप सोचिए आपने कंक्रीट कास्ट कर दिया, कंक्रीट की सपोज आपने स्लैब कास्ट कर दिया, अब मुझे क्या करना है, ड्रेन के लिए पाइप उतारना है नीचे, समझ लो बात बच्चों, समझो इस बात को, ड्रेन के लिए आपको पाइप उतारनी है छत से नीचे, तो आप क्या करते हो, चलो कोई बात नहीं, उस टाइम तो आप दिए नहीं होल, मान लो मुझे पाइप देना है 3 इंच का, 3 इंच का 3 इंच का, आप उतने इंच का टायर सेट कर दो ना वहाँ पे, हाँ मुझे पाइप को फिटिंग करके यहाँ से पाइप, लेकिन क्या करते हो आप, ड्रेन दिया नहीं आपने मिस्टेक में, अब आप क्या करते हो, बाहर हटोड़ी छत को तोड़ तोड़ के आप पूरे इसको वहाँ पे होल करते भी करते हुए मिस्टेक, अब बोलो इससे लॉस क्या होगा, इससे लॉस ये होगा, सबसे पहली चीज आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ आएगी क्या बिल्डिंग के अंदर में, जो स्लैब के अंदर में स्ट्रेंथ है वो डैमेज, ये तो ऐसा तो नहीं कि हथौड़ी आप जहाँ मारोगे वहीं पे वो क्रैक टूटेगा, बिल्कुल वहाँ पे टूटेगा क्या, उसके आसपास नियर बाय एरिया सभी को डैमेज करेगा ना, व्हाइट फोर्स क्रैक सब यस क्रैक सर, आ जाएगा। इसकी वजह से आपके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा ये, समझ लो बच्चों। अब देखो ये सब कुछ कुछ बातें क्या है यस आपके स्ट्रक्चर के अंदर, मुझे ये बताओ, एक कपड़ा होता है जो स्टिच होता है बिल्कुल जो बन के आती है कंपनी से या जो आप खरीदते हो मार्केट से, बिल्कुल स्टिच, मतलब क्या होता है उसमें अंदर बिल्कुल कोई फटा वटा नहीं है, एक बार वो जो कपड़ा जब रफू बन जाता है, रफू मतलब फट जाने के बाद आप उसमें स्टिचिंग करवा लेते हो, रफू करवाते हो कभी कपड़े में, तो क्या दोनों में स्ट्रेंथ सेम रहेगा, एक ओरिजिनल पीस में और रफू वाला कभी स्ट्रेंथ सेम रहेगा बताओ, नो नो सर, कभी स्ट्रेंथ नो सर कभी भी नहीं आएगा स्ट्रेंथ से, स्ट्रेंथ आपकी कम निकल के आएगी, लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, वो इधर कर दो उधर कर दो उधर कर दो, कर सकते हो, लेकिन जो स्ट्रेंथ सपोज हमें चाहिए थी 100 किलोमीटर, वहाँ पर हमें सपोज हमें चाहिए कितना, अगर सपोज मैं मिनिमम बात करूँ स्ट्रेंथ की, अगर 50 मीटर पर मैं स्क्वायर की स्ट्रेंथ चाहिए, हो सकता है घंटे वो 40-30 के आ जाए, ऐसे नहीं, स्ट्रेंथ आपके स्ट्रक्चर की ड्यूरेटिव कम हो जाती है उस चक्कर में, ये सब कुछ बारीकियाँ हैं, सब ऑब्जर्व क्या कीजिए। और वैसे स्टेयर्स में सबसे पहले से स्टेयर्स स्टेयर्स बनाओ, वेस्ट स्लैब वगैरह जब कास्टिंग करते हैं, वेस्ट स्लैब हो गया, उसके स्प्रिंजर बीम वगैरह जब डालते हैं स्टेयर्स के अंदर में, आपने पढ़ा होगा बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग डिजाइन के अंदर, बिल्डिंग में पढ़ा था स्प्रिंजर बीम वगैरह सब आपने पढ़ा था, अरे तुम कह रहे हो ना तो तुम शर्मा तुम लोग पढ़े हो, मैं बाकी बच्चों से पूछ रहा हूँ, मंजीत नो सर बिल्डिंग, अच्छा तुम लोग बिल्डिंग नहीं हो क्या, बिल्डिंग डिजाइन एंड बिल्डिंग करके एक सब्जेक्ट होती है, नो सर, अभी नहीं। नो सर हो गया होगा यार, तो फर्स्ट ईयर में एक शायद इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, ईडी था सर इंजीनियरिंग ड्राइंग और बीडीडी नहीं पढ़े हो, बिल्डिंग डिजाइन एंड ड्राइंग, नहीं नो सर, इससे भी आते हैं बीडीडी तो, इसके अंदर तो पूरा आपको आपको प्लान वगैरह सब बनाना पड़ता है, लेकिन एली वाले बच्चों नहीं को सर तो वो बनाया इसको, उसमें नहीं था सर, एक आईआईटी कानपुर से आया था रेविड आर्किटेक्चर, उससे पता था अच्छा प्लान वगैरह बना। सॉफ्टवेयर वगैरह से किए थे सर, नहीं। ऑटो कैड भी करवाया गया होगा, यस, यस यस सर ये देखो देखो एक बात याद रखना, ऑटो कैड बिल्कुल सही है, आज के डेट में ऑटो कैड रिप्लेस कर दिया है इसको, मैनुअली जो आप ड्राफ्टर वगैरह यूज करते थे, लेकिन ड्राफ्टर भी आप मुझे ये बताओ, चलो मान लें बिल्कुल सब चीज़ सही है, आज बिल्कुल ऑटो कैड में सब, लेकिन ड्राफ्टर भी यूज करना अपने आप में कला है, ड्राफ्टर जो यूज करना सीखा यस समझो सर ये कहाँ से सीखा है, यस सर, तो मेजरमेंट यस वगैरह सब कहाँ से, मुझे ये बताओ ना, सिस्टम में बोल दूँ 5 mm, एक बार बताओ आपको फील नहीं आएगा 5 mm का, लेकिन जिसने ड्राफ्टर और रोलर स्केल या रोलर स्केल होता है, रोलर स्केल यूज किया होगा, उसको उसको फील हो जाएगा 5 mm कितना होता है, 10 mm कितना होता है, यस सर यूज़ किया सर हम लोग, हाँ? मतलब यूज यूज़ किए किया। सर हम लोग। अच्छा अच्छा यूज किया होगा, नहीं अच्छी बात है, ये सब देखा करो, ये सब क्योंकि इंजीनियर्स के लिए डायमेंशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप लोग को डायमेंशन आना चाहिए, तो यही चीज़ बता रहा है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे इस चीज़ के अंदर में आपको सी सैंड में मैंने बता दी प्रोसेस, और ये आपको निकल गया, ये हम लोग जनरली इंजन पर्पज के यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये सेटिंग एक्शन सीमेंट को रिटार्ड करता है, कम कर देता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं एज एन इंजन पर्पज में, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन पर्पज में यूज़ नहीं करते, इसको नॉर्मली हम यूज़ करते हैं नॉन स्ट्रक्चर पर्पज लाइक फिलिंग मतलब, एक तो घर वर में जब बनता है ना तो बेस उसमें कभी कोई उससे रेत ला के भर देते हैं उसके अंदर, आपने देखा होगा, ये सैंड को ला के फिल कर देते हैं, अब देखिए कैसे सी सैंड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, देख पा रहे हो आप लोग, बड़े बड़े जहाज वगैरह सी सैंड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ से,
ऐसे ही सैंड फ्लाई पूरा यहाँ पे समुद्र के किनारे का सैंड है, वहाँ से लाके एक्सट्रैक्शन हो रहा है। चलिए अब देखिए, आपको अभी मैंने डिस्कस किया था एम सैंड, अभी आप देख लिया था क्या होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैंड बोलते हैं। एम सैंड मतलब क्या होता है बताओ बच्चों? मैन्युफैक्चर्ड मैन्युफैक्चर है। ठीक है, हाँ, ठीक है, समझ गए आप लोग, समझ गए क्या होता है। इसके बाद देखो ये क्या होता है, इसको हम लोग क्रस्ट सैंड कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट सैंड भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाँ रोबो सैंड। अब देखिए, अब इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, क्योंकि शॉर्टेज हमें क्यों इसको यूज़ करना पड़ा, नेचुरल सैंड की शॉर्टेज की वजह से स्टोन्स को हम लोग क्या करते हैं, अपने रिक्वायर्ड डिजायर्ड शेप एंड साइज में उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ये सब्स्टिट्यूट है रिवर सैंड का, मतलब फाइन एग्रीगेट विच मैन्युफैक्चर्ड बाय क्रशिंग एट ए ग्रेनाइट या बसाल्ट रॉक। ग्रेनाइट हार्डेस्ट होता है, इससे ग्रेनाइट को तोड़ते हैं, ग्रेनाइट या बसाल्ट रॉक को। इसको 3 स्टेज की क्रशिंग में आपने देखा था, जॉ क्रशर, उसका आपने देखा था वहाँ पर कैसे करते हैं, वहाँ पर क्रशर के अंदर में आपने देखा था वो चारों मेथड। आप उसके ऊपर जाके क्या करते हैं, फिर उसका VSI में डालते हैं, VSI के बाद फिर आप आ जाए HSI में डालिए, VSI में डालिए। फिर हमने देखा था वहाँ पर क्या होता है हमारा, बताओ, सेविंग के लिए करते हैं वहाँ पर, वाइब्रेटर लगाया था, वाइब्रेटर प्लेट देखा था आपने फोटो पीछे में। ये 3 स्टेज के प्रोसेस जो करते हैं। और दूसरी बात, इसको ऑब्टेन करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट व्हेन रॉक्स आर क्रश्ड टू गेट कोर्स एग्रीगेट। अब देखो क्या होता है, रॉक से आपको, अब सुनो मेरी बात, आप तो स्टोन्स कहाँ से लाते हो, आप जो कोर्स एग्रीगेट लाते हो कहाँ से लाते हो, रॉक से तोड़ के लाते हो ना। अब जो उसके अंदर से जो बचा हुआ है, उसकी जो बाय प्रोडक्ट जो बचे वो वहां से रहे, जो वहां से ब्रेक करके बचा उसको हम लोग एम सैंड यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि सेपरेटली इसको तोड़ के ब्रेक करके, ऐसा नहीं, तोड़ते वहीं से, और इस बात है वहां से फाइन्स निकलेंगे, निकलेंगे। बताओ, जॉ क्रशर जब आप तोड़ोगे बड़े बड़े रॉक्स को, बोल्डर्स को, द डिजायर्ड शेप ऑफ बड़े साइज ऑफ एग्रीगेट्स बिलो 80 mm और टिल 75 माइक्रोन, तो आपको जो सपोज आपने ब्रेक किया है 75, सपोज आपने ब्रेक किया है 10 mm तक अपने ग्रेड का, क्या उसके छोटे छोटे टुकड़े पर तो होंगे और भी, ऐसा नहीं 10 mm की सिर्फ साइज होंगे एग्जैक्ट, छोटे साइज पर उसको हम सैंड में कन्वर्ट कर लेंगे। आपका जो वेस्ट है, मतलब वेस्ट भी नहीं बचेगा इसके अंदर एक तरह से, समझ रहे हो। ये ऐसे इसको ब्रेक करके इसको यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं एम सैंड, और एम सैंड वही आर्टिफिशियल सैंड है। आप देख सकते हो आप क्रशर वगैरह, ऐसे ही जब आप जाओगे ना वो चित्रकूट, चित्रकूट तो एक आपको नाम सुना तो होगा, चित्रकूट, चित्रकूट यस सर, चित्रकूट नाम नाम सुना है। सुना लग रहा है। एक मैथोलॉजिकल पर्पस से आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, मैथोलॉजिकल पर्पस के हिसाब से आप लोग कहते हो लॉर्ड राम जब आए थे तो चित्रकूट के परिक्रमा वगैरह जो करते हैं वहाँ पर 5 किलोमीटर रेडियस वगैरह में, कुछ ऐसा है हिस्ट्री है वहाँ का। वहाँ का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा हिस्ट्री है, चित्रकूट में पहाड़ है वहाँ पर, चित्रकूट की बात करते हो तो आप, चित्रकूट आपके यूपी के अंदर में है, बांद्रा के एरिया के आसपास है वो सब उसी एरिया में। ये सब जो क्रशर है ना, ये सब उधर बहुत है, वहाँ पर बहुत ज्यादा है, वहाँ पर अबंडेंट क्वांटिटी में है। जैसे हल्द्वानी हो गया, बहुत सारे एरिया वहाँ पर है जो क्रशर है। वहाँ पर ना ऐसे ऐसे बड़े बड़े इक्विपमेंट लगे होंगे, बड़े बड़े, ये तो कुछ नहीं है, ये तो खैर ऐसे ही अभी छोटा सा लगा हुआ, इसके पहाड़ खड़ा कर दिया भैया, तोड़ तोड़ के पूरा पहाड़ को खत्म करके, पत्थर को तोड़ तोड़ के इसका पहाड़ बना दिया बगल में। आप सोचो एक क्रशिंग किया है वहां पर उस जगह पर। तो ऐसे ही है यहाँ पर। अब देखिए अब हम साइज, जो हम सीमेंट सैंड के इसको हम क्लासिफाई करते हैं उसके पार्टिकल्स के साइज को कैसे, जो आपसे मैंने पहले क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे, सैंड कितने जोन में, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सैंड को कितने जोन में डिवाइड करते हैं, 4 जोन में, याद रखिए। अब कैसे करते हैं इसको देखिए, समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको देखिए ध्यान से, एज एन इंजीनियर ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको बताया था, ये आपको जो इसके जो क्लासिफिकेशन है, सैंड को हमने डिवाइड किया कितने जोन में, जोन 1, जोन 2, आई थिंक, आई होप यू पीपल आर माइट, आपको दिख रहा होगा ये, आर यू एबल टू सी दिस ऑल थिंग्स? यस सर। यस सर। याद रखिएगा इस बात को, जोन 1, जोन 2, जोन 3, देखो बच्चे अभी भी हमारे आ रहे हैं अभी। चलो, ये इसको हमको कहाँ से मिलता है, ये इसके बारे में, जोन जितने भी 4 जोन है सैंड को, इसको हमको कौन से कोड से मिलता है, IS 383 1970, याद रखिएगा इस कोड का नाम, IS 383 1970 से हमें पता चलता है ग्रेन साइज ऑफ द सैंड, जिसको हम डिवाइड करते हैं मेनली कितने जोन में, सैंड को डिवाइड करते हैं 4 जोन्स में। कितने जोन्स में? 4 जोन्स फोर में। जोन। अब देखो सैंड को जो सीव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारा सीव 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm और 600 माइक्रो, 300 माइक्रो और 150 माइक्रो, यहाँ तक कि हम सीव लगाते हैं। सीव मतलब बस इतना समझो, आपको मैंने दिखाया था सीविंग कैसे करते हैं, सीविंग आपने देखा था, सीविंग लगाते हैं मतलब ये आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की तरफ ये सीव लगाते हैं। सीव का साइज आपको ध्यान रखना है, 10 mm से हम जाते हैं, कितने mm से, 10 mm लगाएंगे, फिर 4.75 mm, फिर 236, 118, 600, 300, 150, ये आपकी कॉमन भाषा में ऐसे बोलते हैं, 10, 4, 75, 236, 118, 600, 300, 150 माइक्रो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ये सीव आपको याद रखना पड़ेगा, ये सीव हम लोग कितनी सीव लगाते हैं इसके अंदर में। तो देखिए अब जो ये जो होता है, हर सीव के ऊपर कितना परसेंटेज रिटेन हो जाता है, जितना भी परसेंटेज रिटेन होगा हमें जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4
इन सब का हमें साइज पता है कि भाई 10 mm पे कितना रिटेन होना है, 4.75 mm पे कितना रिटेन होना है, 2.3 ऐसे करके हमें सारे सीप पे हमें रिटेन 1000, 236, 600, 300, 150 माइक्रोन सभी सीप पे कितना रिटेन होना है ये हमें पता है ऑलरेडी। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, सबका वेट देख लेते हैं कितना रिटेन है, जो जिस जोन में आएगा वो बता देंगे भैया ये इस जोन का है। अब देखो कैसे आपको समझाते हैं, समझो सिंपल सा एग्जांपल। यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका परसेंटेज है, आपका पासिंग है, आपका सी यहाँ पे लगा दिया आपने, कितना है 10 mm 4 से 236 118 600 300 150 माइक्रोन, ये आपके सी में लग गई इधर। अब देखो ग्रेडिंग 1 जोन में कौन से कहलाएगा, आप सिंपल से यहाँ से देख सकते हो, ये जो आपका जो 100 दिखता है ना, ये परसेंटेज पासिंग है, और 100 मतलब क्या होता है, फुल पासिंग, यानी 10 mm के सी पे आपको सैंड की साइज क्या होती है बच्चों, बताओ सैंड की साइज क्या होती है? 4.75 mm 4.75 to the 75 माइक्रोन। 25 माइक्रोन देखो भाई, 75 माइक्रोन होगी, तो 475 से 75 माइक्रोन के बीच में लाई कर रही होती है कहीं। अब लेकिन ये जो आप ऑब्वियस बात है, 10 mm से तो फुल पासिंग ही होगा ना, यस 10 सर। mm के ऊपर तो कुछ रिटेन तो होना नहीं है, 10 mm के सेप के ऊपर कुछ रिटेन होना या नहीं होना है? वो नो सर सर, नहीं ये रिटर्न बिल्कुल होगा, नहीं पूरी तरह पास हो अगर 100% कुछ जाएगा। रिटेन हो गया तो वो तो फोर्स एग्रीगेट हो गया, समझ रहे हो ना? यस नहीं सर। समझे बात को? कोई दिक्कत तो पूछो, मैं बोल रहा हूँ बार बार, कोई दिक्कत तो पूछो बच्चों, और बच्चों पूछो, ये 3-4 बच्चों छोड़ के और भी बच्चों पूछो, कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? देखो कोई रिप्लाई नहीं करता है यार, इस पता है, इससे बड़ा अंदर से ये लगता है यार क्या मतलब, पढ़ा रहे हैं कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। 4-5 बच्चे जो मेरे सामने दिखते हैं यही बच्चे सब बोलते हैं, वही गणेश में विवेक, मंजीत, अमन, यही सब बोलते रहते हैं, शहनवाज और महक वगैरह, अमूल, बाकी सब भरत भी ये बोलता है, बाकी सब चुप रहते हैं, सब मुंह देखने के लिए सिर्फ आते हैं, पता नहीं क्या, मैं पूछता हूँ बताते भी नहीं है। गजब भैया, ये तो लगता है ये लोग मोबाइल को चलाकर चुपचाप से मोबाइल को साइड में कर देते हैं और अपना बाकी काम करते रहते हैं, यही करते हैं, मुझे पता है यही करते हैं सब लोग। चलो देखो यहाँ पर हटाओ, चलो आप लोग जो देख रहे हो वही लोग समझो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है। मैंने क्या बताया, इसके अंदर फुल पासिंग होता है, यहाँ पर फुल पासिंग, यहाँ पर देखना कुछ रिटेन नहीं हो रहा है। अब देखो इस स्टेज में, अब इसका भी मैं आपको बताऊं ग्रेडेशन कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी आप एक तरह समझो, जैसे आपने देखा होगा 190, यहाँ पे क्या है 90, ये जो आपके 90 और ये 100 है, ये 90 मतलब लोअर लिमिट हो गया और 100 कितना हो गया, अपर लिमिट हो गया। ऐसे आप देखो 236, इस पे कितना है अपना यहाँ परसेंटेज पासिंग है 60 to 95, यानी कितना है लोअर लिमिट कितना है 60 95, यानी हमारा सपोज अगर आपको मैंने दे दिया कुछ अननोन सैंड दे दिया और आपको लाके दे दिया भैया से ग्रेडिंग निकालो कौन सा जोन का है, आप कैसे पता करोगे, पता है कैसे पता करोगे, आप पहले आप सिंपल सबका सीव कर लोगे, यही सीव लोगे 10 mm 4.75 236 118 600 300 150 माइक्रोन के सीव लगाओगे। आप क्या करोगे, हर सीव पे कितना रिटेंड हो रहा है, समझ रहे हो बच्चों, हर सीव पे कितना रिटेंड हो रहा है, ये कितना passing हो रहा है, वो फॉर्मूला हम बता देंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सिंपल सा सर बेसिक इसी सा से सी formula। एनालिसिस भी करते हैं ना? क्या बोल रहे हो? सर इसी मीडियम से सी एनालिसिस भी करते हैं ना? हाँ यही तो है तरीका, यही तो तरीका है, आप इसी से देखो इसी मेथड को सीव एनालिसिस। सैंड को ही आप ऐसे ही आइडेंटिफाई करोगे, सैंड का तरीका यही पता करने का, समझिए शर्मा। फाइनेंस मॉडल सर उसी से निकलता हाँ है। फाइनेंस मॉडुलस यही से है, फाइनेंस मॉडुलस जो टर्म आता है वो यहीं से डिफाइंड होकर आती है। यस सर। हाँ तो वो कुछ अलग नहीं है, जो भी आप जो बोलते हो फाइनेंस, फाइन सैंड क्या है, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड क्या है, ये बोलते हो 3 टाइप का, उसका यस सर। फाइनेंस मॉडुलस आपने रिपोर्ट किया है, वो फाइनेंस मॉडुलस है, वो कुछ और नहीं है वो, ठीक है। यस सर। हाँ ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ कैसे वो आता है, वो तो मैं समझा दूंगा आपको, फाइनेंस मॉडुलस को मैं समझा दूंगा क्या होता है, लेकिन ये समझिए ये आपको रेंज आपको आना चाहिए पढ़ने की। तो जब आप ग्रेडेशन पे जाओगे ना, ग्रेडेशन मतलब कुछ भी कोर्स है, डब्ल्यूबीएम वगैरह डिजाइन करोगे, आप बीसी लेयर का डिजाइन करोगे, बीसी मतलब बिटुमिनस कंक्रीट लेयर, या मैं बात करूँ डेंस बिटुमिनस मैकेडम या डब्ल्यूएम वाटर मिक्स मैकेडम, वेट मिक्स मैकेडम, ये आप जितने भी डिजाइन करोगे, वाटर बॉन्ड डब्ल्यूबीएम, वाटर बॉन्ड मैकेडम, जितने भी सड़क आप डिजाइन करोगे, आपको ऐसी ग्रेडेशन वहां पर रहेगा, आपको हवा भी नहीं लगेगा क्या ग्रेडेशन क्या रहा है, ये मैं समझा रहा हूँ, इस चीज को समझ लो, क्योंकि ये कहीं नहीं बताएगा कोई, ठीक रहता है, कहीं नहीं कोई बताएगा आपको इस चीज को, और जॉब में जाओगे दिक्कत डालेगा ये चीज आपको वहां पर, ये पूछ यस लेगा आपको क्या ग्रेडेशन, सीधे पूछ लेगा वहां पर, आप जॉब में कभी भी कहीं भी जाओगे बोलो ग्रेडेशन बताइए इससे क्या होता है, फिर वहां पर क्या जवाब दोगे आप, आपने पढ़ाई नहीं, पढ़ना तो था आपको सिलेबस में, समझ रहे हो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप अगर इसको सीख लिए समझो आप अपना रोजी रोटी कमा लोगे मार्केट में जाके, क्योंकि ये कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता है ग्रेडेशन ऐसा भी होता है, आप पूछना अपने कलीग से ही पूछना, बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता है ग्रेडेशन होता है क्या है, इसी को ग्रेडेशन कहते हैं, यही जो है, ये जो आपका ये ग्रेडिंग जो दिया हुआ है 190 से, ये रेंज है, ये रेंज अभी आप बस बेसिक समझो, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा फिर। ये 90 to 100 क्या है अपना, आपको पता होना चाहिए 90 to 100 क्या है, ये लोअर लिमिट है, इसको अपर लिमिट कहते हैं, और हम कोशिश करते हैं जो अपना जो हम डिजाइन मिक्स बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं हमारा जो रेंज हो ना,
जैसे मान लो कुछ भी हर चीज़ का डिज़ाइन होना है आपका। जैसे आप जो कंक्रीट बनाते हो ना सिंपल घर के अंदर जो कंक्रीट यूज़ करना है डिज़ाइन में, सबका ग्रेडेशन हम लोग करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो चार्ट बने, सपोज़ चार्ट अगर बना रहे हैं, तो चार्ट जो हमारा बने तो भई कम से कम एक डिज़ाइन इस दोनों के बीच में हमारा वैल्यूज़ लाई करे। इन दोनों के बीच में वैल्यूज़ लाई करे हमारा इन सब के बीच में। अब जैसे आप देखो 90 टू 100 यानी अगर आपका अब इसको हम कैसे निकालते हैं? इसका आप मिड ऑर्डिनेट रूल से निकालते हो। 190 का आधा कितना हो जाएगा? 45 45 190 190 95 95 हो जाएगा सर। इसका वैसे 70 प्लस 30 100 का आधा 50 यानी जितना भी आप सबका हम बता रहे हैं ये सब मिड रूल से हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं हमारा जो निकल के आए ग्रेडेशन हम लोग बस ऐसे सीव करते हैं जो भी परसेंटेज पासिंग हुआ है परसेंटेज वेट रेट कुछ नहीं करते परसेंटेज पासिंग माइनस परसेंटेज वहाँ से निकालते हैं फॉर्मुलेट करते हैं उसको निकाल के वहाँ पे देख लेते हैं कितना रेटेड है उसको मैं एक न्यूमेरिकल से आपको समझा देंगे और कवर करेंगे हम उसको फाइनेंस अभी आप इतना ध्यान दीजिए हमारे पास 4 ग्रेड होते हैं इसको 4 ग्रेड में आपको कैसे डिवाइड करते हैं जोन 1 जोन 2 आपको रेंज नहीं याद रखना है तो समझ रहे हो रेंज याद करने की जरूरत नहीं होती है वो आप देखते रहते आपके दिमाग जब आप वर्क में होगा आपको याद हो जाएगा जैसे अब जैसे मैं वो आपको नया लग रहा होगा ये जैसे हम लोग यूज करते रहे फील्ड में तो याद हो गया ये 10 में 4 75 2 36 1 18 600 300 150 रटा के दिमाग में सेट हो जाता है वैसे 19 से 53 11.5 है 1.5 है 6.5 है उसके अंदर 50 75 2 36 1 18 600 300 150 75 माइक्रोन ये आपको सेट हो जाएगा दिमाग में अभी आपको लग रहा होगा भारी है क्या बोल रहे हैं आप जब यूज करोगे ना आपके दिमाग में हो जाएगा सेट समझे बात घबराने की जरूरत नहीं है इससे आपको रेंज अभी बस इतना समझ लो ये रेंज होता है ये आपके कोड में अवेलेबल होता है आपको कुछ नहीं तो कोड खोल के देख लो समझे बच्चों आपको बस इतना याद चाहिए जोन 2 जोन 2 जोन 3 जोन 4 4 जोन होता है इतना भी आप बेसिक याद है ये सारे कोड से हम लोग निकालते हैं ये कोड कौन सा है IS 383 यहाँ से हमें मिलता है ये सब ये आप बस इतना याद रखो जोन इतना ये देखिए आप समझ गए बच्चों आगे बढ़े बाकी हम सब डिटेल में बताएंगे फाइनेंस मॉडल्स क्या होता है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे अभी आप बस इतनी चीज जान ये होता है ठीक है अब देखिए फाइन सैंड आपके क्या होती है भाई ये सैंड वो होता है जिसमें क्लियर ओपनिंग विथ क्लियर ओपनिंग 1.5 इज नोन एज फाइन सैंड इसके अंदर क्लियर ओपनिंग होती है 1.5 mm की 1 पॉइंट उसको हम कहते हैं फाइन सैंड इसको मिली प्लास्टिक की आप लोगों ने शायद देखा भी होगा प्लास्टर में फाइन सैंड यूज करते हैं भाई यस फाइन सैंड यूज करोगे तभी तो स्मूथ फिनिश आएगा नहीं तो वाइड इतना होगा पता चलेगा पुट्टी लगा है पूरी दीवार पुट्टी खत्म कर रहे हो समझिए बात को फाइन सैंड से अब देखो मिस्त्री के लिए ना प्लास्टर करना फाइन सैंड में मेहनत का काम है ताकत लगता है मेहनत लगेगा उसको प्लास्टिक करने में वो क्या करेगा भाई बोले ये मोटा सैंड उसको आराम है हर देखो जब दीवार जोड़ने को होता है ना दीवार जो देखना वो मोटे सैंड से जोड़ता है पूरा यस सर यस आप सर ये सब बारीकी को ऑब्जर्व करो सीख जाओगे बहुत चीज सीख जाओगे और देखना जो प्लास्टिक करेगा फाइन सैंड वही जो कंक्रीट जब आप देखो ढलाई करता होगा उस टाइम सैंड को वो क्या करते हैं रेत को छानता वानता भी नहीं है वो लेकिन उठाएगा वो यस सर वो उठाएगा यूँ डाल देगा उसे आपने ऑब्जर्व किया कभी इस चीज को यस सर ये देखना क्योंकि उसको पता है रेस वहाँ पे क्या है मार्केट से आपके एग्रेट साइज 20 mm के बराबर भी है उससे 20 से डाउन भी है वहाँ पे सब ये खा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको फिल कर लेगा इसलिए डाल देता हूँ उठा के सीधे कंक्रीटिंग के टाइम पे अब देखिए फाइन साइड बस आपको याद रखना है भाई इसकी ओपनिंग होती है क्लियर ओपनिंग 1.15 mm की होती है क्लियर ओपनिंग और ये यूज करते हो कहाँ पे आप इसको मिलनी प्लास्टिक की फाइन साइड को अब रेंज बता दो क्या होता है फाइन साइड की बताओ कोई पता है रेंज क्या होती है फाइन साइड सर 75 माइक्रोन वो तो है हम फाइनेंस मॉडल की बात कर रहे हैं फाइनेंस मॉडुलस 2.2 से 2.6 होता है सर और साइज 75 माइक्रोन से 0.4 to 5 है सही है ये साइज आपका परफेक्ट है बिल्कुल सही है आपने ये आप फाइनेंस मॉडल्स की बात कर लिए और आपने साइज की बात कर ली दोनों साइज आपको दिखा दिया देखो साइज में बात करें जनरली हम साइज में रिपोर्ट करते हैं लेकिन फाइनेंस मॉडल्स में भी आपसे पूछेगा एग्जाम ऐसा नहीं है कि साइज सिर्फ दे देगा आपको फाइनेंस मॉडल्स आपको फाइन साइड मिडिल साइड और फोर साइड इन तीनों का आपको याद होना है ठीक है वो आगे हम बता देंगे कहाँ पे वो नोट्स वगैरह जब हम शेयर करेंगे वहाँ पे छोटा सा टॉपिक है देख लेंगे कितना कितना होता है सब करेंगे वो आप घबराने की जरूरत नहीं है एक ऐसे ध्यान रखिए ये होता है फाइन सैंड इसको प्लास्टिक यूज करते हैं देखिए नेक्स्ट ऑफिस सैंड जो हम यूज करेंगे वो होता है कोर्स सैंड अब देखो इसकी क्लियर ओपनिंग आप देख पा रहे हो कितनी क्लियर ओपनिंग है इसकी 3.5 mm की अब इसमें कोर्स सैंड है आप देख पा रहे हो नाम से पता है वाकिफ है भाई इसको हम कहाँ यूज करेंगे मैसनरी वर्क में दीवारों वगैरह ईंट की चुनाई में ईंट की जुड़ाई में यूज करते हैं इस टाइप के रेत का कोर्स सैंड ठीक है फोर सैंड हो गया ऐसे आपका फिर आपको होता है ग्रेवल सैंड अभी जब ग्रेवल सैंड होगा तो थोड़े से ऑब्वियस बात है साइज क्या होगा 7.62 mm की होगी भाई इसको भी यूज़ करते हैं क्योंकि कंक्रीट वर्क में यूज़ कर लेते हैं ठीक है अब ये मत सोचना है कि आपने भाई घर में देख रहे हो भाई घर में तो ऐसा यूज़ ही नहीं करते हैं
कि हर चीज़ को घर से कंपेयर नहीं कर लोगे पैरामीटर, आप इंडस्ट्री लेवल बड़े लेवल पे देखो, वहाँ से कंपेयर करोगे इसको। घर की बात अलग होती है, घर में आप डिसीजन ज़्यादा लेके चले जाओगे इसके, समझ रहे हो ना? तो घर से कंपेयर मत कराया करेंगे, घर में नहीं दिखाया ग्रेवल सैंड यूज़ होते हुए। अब देखो कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन आपको भी पता है भाई, सैंड के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिलिका होती है। अब सिलिका भी पता है भाई, क्वार्ट्ज है, उसकी क्या ग्रुप है, क्वार्ट्ज के अंदर क्या सिलिका ही तो है, SiO2 जो आप पढ़ रहे हो ज्योलॉजी के अंदर में, तो बस उसी में प्रेजेंट होता है। अब देखो इसके अंदर क्या होना चाहिए, इस क्लीन सैंड होता है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी दोनों से, इम्प्योरिटी से फ्री होना चाहिए। इसलिए अपने कंस्ट्रक्शन के पर्पज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे आपको सिल्की सैंड होती है, सिल्क आपको नाम पता है, ये पुअरली ग्रेडेड है सैंड है ये। और इसके अमाउंट क्या है, अमाउंट हमको सिल्क भी है। सिल्क क्या होगा मुझे ये बताओ, सिल्क का साइज सैंड से छोटा होगा या ज़्यादा होगा? सर छोटा होगा सर, छोटा सर होता है। सिल्क जो होता है इसकी सैंड से साइज नहीं, आप ये बताएंगे कैसे उसका एडजस्ट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह, अभी आपने कितना जानेंगे। जो साइज ऑफ सिल्क है वो वेरी स्मॉल होता है, वो लंप बन जाता है। लंप मतलब समझते हो ना, लंप यस समझते हो ना क्या होता है लंप मतलब? सर, ये कितने का होता है सर वो ये देख रहे हो, ये सब लंप बन जाता फिगर में दिख रहा है जो वही सर। हाँ बस यही समझ जाओ, जैसे ढेला टाइप का बन जाता है लंप छोटा छोटा। ये कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए अच्छा नहीं है ये सैंड। ऐसे आपका था क्ले सैंड, अब नाम से पता चल रहा है भाई, इसमें क्ले का प्रोट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर प्लास्टिसिटी इंड्यूस हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये हम यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स, वॉल से कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ करते हैं ट्रेडिशनली। अब देखो दूसरी बात यहाँ पे, मोर्टार फॉर ब्रिक्स में यूज, ऑल्सो यूज एज मोर्टार फॉर ब्रिक्स, मसाला मोर्टार मतलब मसाला ब्रिक्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर हाई एडेसिव प्रॉपर्टी होता है। एडेसिव किसकी वजह से आता है, क्ले की वजह से एडेसिव प्रॉपर्टी को इसके अंदर आ जाती है, इसको हम यूज़ करते हैं। अब देखो सैंड को कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ करते हैं, आपको पता है ब्रिक वर्क में भी यूज़ करते हैं, या आप प्लास्टिक वर्क में करते हैं। तो तो प्लास्टिक वर्क में जो आप करते हो कितना रेशियो रखते हैं सैंड से? आप सपोज इंटरनल प्लास्टिक कर रहे हो, कितने एमएम में डालते हैं प्लास्टिक बताओ बच्चों? 1:6 रेशो। इंटरनल प्लास्टिक और एक्सटर्नल प्लास्टिक दोनों मेंशन करके बताओ। 1.3 से लेकर 1.4 तक सर। बोलो। सर मोस्टली तो अभी तक जितना देखा सर 1:6 होता है शायद। 1:6 सही है, 1:6 सही है, 1:4 भी यूज़ कर लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है ना, आप देखो इंटरनली आपका जो घर होता है, एक्सपोज कौन सा पोर्शन होता है? बाहर होता है एक्सपोज पोर्शन टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, धूप जी सर। बारिश हवा पानी आंधी सब झेलेगा। हम रेशियल पोर्शन को थोड़ा बाहर साइड देंगे। यस सर। 1:4 1:4 बाहर तो ये प्लास्टिक, अब जैसे देखो आपके अंदर तो अंदर में 12 का प्लास्टिक कर देते हो घर के अंदर में, तो 12 का प्लास्टिक यस सर। कई बार अब मालूम बहुत ज़्यादा है तो डबल लेयर प्लास्टिक 12 मारते हो, 15 एम मारते हो, 15 एम मारते हो ना, एक लेयर 12 एम का, फिर उसके बाद 3 लेयर का मारेंगे, सेकंड लेयर मतलब मारेंगे। ऐसा नहीं कि 15 एम एक बार प्लास्टिक कर देंगे एक बार में। अगर डबल लेयर की प्लास्टिक करते हो, देखा है कभी डबल लेयर की प्लास्टिक करते हुए? यस No, सर। sir. देखा सर। होता है डबल मालूम, डिपेंड करता है। देखो ऑब्वियस बात है, डबल लेयर मतलब क्या, डबल मेहनत, डबल पैसा। डबल पैसा नहीं लगेगा क्योंकि भाई पहली लेयर ना 12 में मारो, दूसरे में 3 या 6 में मारोगे, ऐसे मारोगे, उससे ज़्यादा नहीं मारते हो, समझ रहे हो? मोस्टली फिनिशिंग के लिए यूज होता है सर डबल जो हाँ, प्लास्टिक। फिनिशिंग पर्पज, जैसे मान लो आप कुछ नहीं देखो, अब वो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे, किस जगह पे आपको हो सकता है वहाँ पे एक्सपोज हुए, वहाँ पे क्रैक्स आ रहा है, ज़्यादा ब्रेक्स आ रहा है, या फिर कुछ जैसे डिज़ाइन पर्पज के लिए आप लोग मोटा प्लास्टर यूज़ करोगे, बिल्कुल डिज़ाइन निकालो उसके अंदर ग्रूव्स वगैरह बना। तो आप जैसे देखो मैंने क्या प्लास्टिक की, आप देखोगे प्लास्टिक के सैंड का रेशो देखो कितना होता है, रेशो 1:3 1:4। अब ये 1 क्या है, 3 क्या है यहाँ पे बच्चों? 1 सीमेंट है सर, 3 सैंड है। देखो ना, हमारे और बच्चे को कुछ पता ही नहीं, बाकी बच्चे कहाँ मतलब खाना खा के नींद में सो रहे हैं, ये सिंपल सी बातें का जवाब नहीं देते हैं, चुप हो जाते हैं। अरे मुंह का ताला तो खोलो भाई साहब सब लोग। अजीब वाला यार, एकदम मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। अब नहीं बोलोगे तो सीखोगे नहीं है, सोचोगे हम अचानक एक दिन बोल देंगे, लगातार भाषण दे देंगे, नहीं दे पाओगे भाषण। बोलने की आदत डालो बच्चों। चलो ठीक है, हटाओ। देखो यहाँ पर ब्रिक वर्क में हमने बताया था आपको, ये आपको यूज़ करते हैं ब्रिक वर्क में, फाइनेंस प्रोडक्ट्स ऑफ फाइनेंस एंड यहाँ ब्रिक वर्क में आपको बताया था कि आप खैर इतना ध्यान नहीं देना अभी, वो कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग सब बताएंगे, कौन से कितने क्या प्लास्टिक का हम लोग ये बता देंगे, नोट्स में सब आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये बस इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। इस सैंड्स को कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करते हैं, आपको पता है एक कंडीशन, बस आप प्लास्टिक वर्क में कितना होना चाहिए, सारा चीज़ आपको बता देंगे, क्वांटिटी क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, सारा प्रोवाइड कर देंगे नोट्स में, बस हम बताएंगे आपको सब।
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक कंडीशन आपने सुना होगा बल्किंग, बल्किंग नाम सुना है? चलिए यस उससे सर, पहले बल्किंग से वॉल्यूम पहले नहीं, ठीक ठीक, एक मिनट रुकिए। मुझे पता है आप लोगों को पता है ये। उससे पहले हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सैंड, क्या-क्या होना चाहिए गुड सैंड के अंदर प्रॉपर्टीज बताइए? सर गुड सैंड की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि सर मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी क्लीन इसमें होना चाहिए सर, क्लीन होना चाहिए। देखो शहबाज इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर फ्री होना हाँ, चाहिए सर। गुड गुड क्लीन होना चाहिए, अमूल सही बोला आपने, मैं आपने सही बोला, सही है। और बताइए, बोलो विवेक। सर उसमें डिलीटेरियस मटेरियल प्रेजेंट नहीं ठीक है, होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो तो पॉइंट हो जाएगा इसी के अंदर में। ठीक है, आगे बोलिए। होना चाहिए। सफिशिएंट, स्ट्रेंथ, हाँ स्ट्रेंथ ऑब्वियस होना चाहिए, वो तो बिल्कुल सही बात है। ये तो मेन पैरामीटर है, इंजीनियर को हर चीज़ लिखना होगा। तो वो सबसे पहले चीज़ क्या लिखना है, आप ना कहीं न कहीं हर चीज़ स्ट्रेंथ को ले आओ, इकोनॉमिकल ले आओ, ये सब तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ये तो सर हर चीज़ में यूज़ हो जाता है। हाँ, कुछ नहीं आ रहा है, डाल दो इकोनॉमिकल। अरे आपको पॉइंट पता है उसमें कितना महँगा दो फ्यूचर तीन देखने पॉइंट को जा ऐसे ही रहा बढ़ है। जाता है, हाँ? 2-3 पॉइंट ऐसे ही बढ़ जाता है इन्वेर्सली। हाँ, इकोनॉमिकल हो गया, बहुत बार मत तो इनको फ्रेंडली भी देते हैं कई लोग, बहुत ज़्यादा खुश होते एनवायरनमेंट फ्रेंडली डील लगा देते हैं वहाँ पर, समझ रहे हो ना? इजीली पॉसिबल सर। हाँ, ईज़िली अवेलेबल ये भी एक इम्पोर्टेंट मटेरियल है। हाँ, क्या बोले भाई? सॉल्यूबल साल्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, गुड। उसके अंदर सिल्ट नहीं होना चाहिए, सॉल्ट नहीं होना चाहिए। अभी आपको पीछे बताया था मैंने, सॉल्ट हो जाएगा तो क्या कर जाएगा, पता है आपको कंडीशन। ये देखिए प्रोटीन हम लोग देखते हैं कुछ होंगे। पहली बात ये क्लीन एंड पोर्स होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड वेजिटेबल मैटर, बिल्कुल सही बात है। इसमें 3 से 4% क्ले परमिट करते हैं। मैक्सिमम कितना परसेंट क्ले हम लोग परमिट करते हैं बताओ? 3 to 4%। ये तो 4% लिखा हुआ था। 4%। नहीं देखो, कई बार बुक में आपको कितना 5%, 6%, 7%, 8% भी रहता है वहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए परसेंट, ऐसा भी ध्यान रखना, है ना? ये यहाँ पे ठीक है 3 to 4% है, या वो 5% मिल जाएगा कहीं पर, ठीक है? ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन इतना मतलब वहाँ पे प्रेज़ेंट होता है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम है ये। अब देखो सिल्क तो ऑब्वियस बात है प्रेज़ेंट तो होगा ही, मिट्टी तुम लेके आ रहे हो उसमें तो होगा ना रेत से, ऑब्वियस बात है प्रेज़ेंट होगा वहाँ पर। लेकिन एक होता है उसका भी चेक करने का तरीका है, मेथड है, चेक भी हम लोग देखेंगे कैसे लोग बल्किंग चेक करते हैं, कैसे सिल्क चेक करते हैं, कैसे सॉल्ट चेक करेंगे सैंड के अंदर, कैसे हम चेक कर लेंगे भाई सैंड मेरे उसके अंदर क्ले है कि नहीं है। अब कैसे चेक करोगे पता है क्ले सैंड के अंदर है कि नहीं, बताओ बताओ कोई कैसे पता कर लोगे? मान लो तुम्हारे सैंड रखा हो, तुम घर बनवा रहे हो, तुम्हारा सैंड सही है कि नहीं सही है। सर बेसिकल एक एक ये रहेगा कि हम सीव करके पता करेंगे सर कैसा है, क्योंकि जो क्ले के जो पार्टिकल्स के साइज़ होते हैं वो कम होते हैं सैंड सैंड से, तो वो सर इजीली हो जाएँगे। मतलब रिटेन पास क्या नाम बताया क्या नाम बताया तुम टेस्ट का, फिर से बोलो, फिर से रिपीट करो, आवाज़ नहीं आई। सर एक फैक्टर्स ये भी है कि हम पता कर सकते हैं कि क्ले है नहीं, पहले हम सीव करेंगे सर उसे, तो देखो जनरली सुनो क्ले की सुनो पार्टिकल सुनो, कम होती शाबाश, सुनो मेरी बात सुनो। वो ठीक है, तुम ये टेस्ट करोगे बिल्कुल, ये हम इस टेस्ट को करेंगे। हम कह रहे हैं फिजिकली टेस्ट। अगर तुम साइट पे जाते हो, तुम्हारे पास तो सीट तो होगा नहीं उस टाइम पे। सपोज तुम जाते हो रैंडम, भाई देखें चेक करें सही है कि नहीं, सही है रेट है सही कि नहीं, करोगे नहीं करोगे? क्या करोगे? है। पानी में घोल कर देखेंगे सर। हाँ वो तो बताएंगे, टेस्ट आपको बताएंगे वो। दूसरा चीज उसके अंदर क्ले प्रेजेंट है कि नहीं, अर्थ मॉइस्चर है कि नहीं। सिंपल सैंड को उठा के आप रगड़ोगे ना हाथ में लेकर, हाथ में लेकर उसको ऐसे करना, देखना हाथ के अंदर वो पानी में दिख जाएगा, तो रेत वेत का चिपका चिपकाहट टाइप का मिट्टी विट्टी टाइप का समझ जाओगे भाई इसके अंदर डस्ट भरा पड़ा है इसके अंदर। फिर आप वो जो बोल रहे हो पानी के अंदर जैसे टेस्ट करेंगे, तो उसका हम सिल्क कंटेंट निकाल लेते हैं, समझे हो ना? यस सिल्क कंटेंट निकालने में कितना होता है वो सब हम लोग चेक कर लेंगे। फिर दूसरी बात हम लोग उसके, अब दूसरी बात ये सब टेस्ट है, पैरामीटर आप फिजिकली टेस्ट करते हो ये सब साइट के ऊपर पे। अब इसके अंदर जो आप बोल रहे हो फाइनेंस मॉडल ये वगैरह, वो तो बिल्कुल करना ही है, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तभी तुम परमिट करेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर में इसको। अगर लाइक वो फोर्थ सैंड ला के रख दिया है, जरूरत हमें वहाँ पे फाइन सैंड, उसको यूज थोड़ी कर देंगे वहाँ पर। उससे पहले हम सीप टेस्ट करवाएंगे, देखेंगे कौन से जोन में आ रहा है वो। बिना जोन का तुम टेस्ट को कर ही नहीं पाओगे, पहले जोन निकालना पड़ेगा तुम्हें सैंड का, समझ लो बच्चों? यस सर। अब देखो यस सर। ये हमारा केमिकल एजेंट होना चाहिए। इट शुड कंटेन शार्प एंगुलर कोर्स एंड ड्यूरेबल ग्रेन्स, ऑब्वियस बात है भाई, शार्प होना चाहिए, एंगुलर होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए और ड्यूरेबल ग्रेन्स होना चाहिए, कॉमन फैक्टर में ये भी। इट शुड नॉट कंटेन सॉल्ट्स, नमक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है नमक क्या कर लेगा एटमॉस्फेयर से, मॉइस्चर को मॉइस्चर को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा सर। एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए हमें सॉल्ट नहीं होना है। अब देखो इट शुड बी वेल ग्रेडेड एंड इट शुड कंटेन पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज इन सूटेबल प्रोपोर्शन। वेल ग्रेडेड का मतलब होता है भाई उसके अंदर हर एक पार्टिकल्स, मतलब 4.75 एम से लेकर 75 माइक्रोन का सारे पार्टिकल्स उसके अंदर अवेलेबल है, समझे हो ना? वेल ग्रेडेड है वो, यूनिफॉर्मली ग्रेड नहीं है, वेल ग्रेडेड है ये।
आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पर जो साइज ऑफ पार्टिकल्स का है सुटेबल प्रोपोर्शन होना चाहिए सब ये, और इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो तो पॉइंट था जो विवेक ने बोला था ये सही पॉइंट है, ये तो बिल्कुल ये तो कॉमन एंड यूनिवर्सल पॉइंट है ये सब। इट शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम कोटिंग्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट। एक चीज मैं बोल रहा था आपको भाई, जब आप हाथ में उठा के जब उसको रब ऐसे करोगे ना, हाथ में उठा के रेत को, आपको पता चल जाएगा। जब आप रेत निकल जाएगा ना आपको दिख जाएगा सिल्क, मिट्टी हाथ में चिपक जाता है ना, मिट्टी उट्टी दिखने लगेगा हाथ के अंदर। आप पहचान लोगे भाई इसके अंदर सिल्क है, क्ले है इसके अंदर। देखो बच्चों ये सब आपके ऊपर पे डिपेंड करता है, आपके क्या कहते हैं उसको एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टेस्ट हम लोग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या टेस्ट कर लेंगे भाई। सीप टेस्ट कॉमन टेस्ट है, जो शहनाज बोल रहा था बिल्कुल सही है, सीप टेस्ट करेंगे। उसके बाद वही हम लोग क्या करेंगे भाई, आपको कुछ अमाउंट सैंड को लेकर हम पानी में करते हैं, उसको हम सेटल क्या करते हैं। सपोज एक सिंपल एग्जाम्पल लो भाई, मान लिया हमने पानी ले लिया 200 ml के भीतर, सिंपल एक गिलास ले लिया, गिलास मान लो कुछ नहीं गिलास ही है, गिलास में लिखा उसके अंदर 200 ml पानी लिया, उसके अंदर सैंड को ऐड किया 100 ml, उसको विग्रसली हम लोग क्या किया शेक कर दिया ताकि ऊपर नीचे रिएक्ट हो जाए और फिर सेटल जो ये होगा सेटल। आप देखो वही यहाँ हो रहा है टेस्ट के अंदर, वो क्या कर जाएगा, वो सेटल कर जाएगा, सेटल करेगा वो। ऑब्वियस बात है जो लेयर है पहले आपका जो लेवल था 8, पहले आपने जो फिल किया सपोज आपने 100 ml आपका फिल हुआ, ठीक है 100 ml आपने मार्क कर लिया। 100 ml तक एमएल में बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप सपोज लीटर पानी का 100 ml आपने पानी लिया या 200 ml पानी लिया, आपने 100 ml वहाँ पर फिल कर दिया इसको। अब वहाँ से क्या होगा जब आप चेक करोगे, ऑब्वियस बात है कि जो क्ले है सिर्फ ये सेटल कर जाएगा, सेटल जाएगा। सपोज कोई लेवल आ गया आपका 80 तक, यानी वहाँ पर जो आप डिफरेंस करके निकाल लोगे, जो परसेंटेज निकल के आएगा वो आपका होना चाहिए जो वैल्यूज है। इसको इस टेस्ट को हम करके दिखाएंगे आपको, इस टेस्ट को हम लोग कोशिश करेंगे करके एक बार टेस्ट को देखें उसके अंदर, लेकिन एक आपको तरफ आइडिया दे रहे हैं, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। वो टेस्ट को दिखाएंगे, वीडियो करो तो वीडियो को उसको दिखाने का इसको वीडियो दिख जाएगा ताकि आप समझो कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक सा टेस्ट है। हमें बस सिर्फ करके पता करना है भाई सिर्फ है कि इसके अंदर कुछ नहीं करते हैं, फिर करके अंदर देखो उसको गुजराती शेक करके छोड़ देते हैं, कुछ देखिए 2 घंटे 1 घंटे छोड़ देते हैं, उसके उसके टाइम वो सेटल कर जाता है। सेटल कर जाएगा, आप रीडिंग मार्क कर लो ऑरिजिनल माइनस फाइनल, ओरिजिनल मतलब जो पहले हुआ करता था और अभी की बात कर रहे हैं फाइनल जो अभी सेटलमेंट के बाद है, वो माइनस कर लो और ऑब्वियस बात है ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा रही होगी, फाइनल वैल्यू कम आएगी निकल के। वो जब माइनस कर लोगे निकाल लोगे वैल्यू निकल जाएगा, वो आपके 5% से कम निकल जाने चाहिए। क्या आपको पता मुझे सेट का टेस्ट की बात कर रहा था, यही चीज़ है। ये टेस्ट आप इसको देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको वीडियो भी चलाएंगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और ये आपको याद रखना है रेंज सैंड जो होता है जो आपको सीट प्रेजेंट है नॉट मोर देन 5% दैट टोटल मिक्सचर, मतलब 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसी की बात कर रहे थे। अब देखो इसके अंदर कुछ क्या है, मान लो इसके अंदर कॉस्टिक सोडा है कि नहीं है इसके अंदर, अब भाई ऑब्वियस बात है NaOH क्या है, किस चीज़ की बात कर रहा है ये बताओ बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड। नहीं वो तो ठीक है, वो सही बोल रहे हो, है क्या ये सोडा हो गया, मुझे कॉस्टिक सोडा है यूज करना है ये अल्कलिनेटिंग नहीं होना चाहिए। ये कैसे करोगे, सिंपल सी बात, इसका भी टेस्ट वही करोगे भाई। अगर सैंड के अंदर जो कलर अगर उसका ब्राउन हो जाए तो कलर चेंजेस टू, इसके अंदर क्या ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है कि नहीं, उसमें हम सिंपल क्या करते हैं कॉस्टिक सोडा ऐड करते हैं सैंड के अंदर में, सैंड के अंदर में क्या ऐड करते हैं कॉस्टिक सोडा, वो रिएक्शन करके उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर वो ब्राउन कलर में चेंज हो गया मतलब सैंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है ये। ऐसे करके कुछ टेस्ट है। बल्किंग ऑफ सैंड आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, काफी अच्छा टॉपिक है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम डिटेल में समझा रहे हैं, बहुत छोटा सा अच्छा टॉपिक है ये। बल्किंग ऑफ सैंड देखिए कितना बेनिफिट होता है एक ट्रक वाले के लिए, कितना बेनिफिट मैं आपको समझाऊंगा कहानी। सर आपने जब भी कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर प्रेजेंट रहेगा सैंड पार्टिकल तो ब्राउन हो जाएगा, इसका मतलब सर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए इंडिकेटर यूज हो रहा है वहाँ पे। देखो 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 ऑर्गेनिक कंपाउंड एज एन इंडिकेटर नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे वहाँ पर प्रेजेंस है उसके अंदर, आपका प्रेजेंस इंडिकेटर कैसे कर लो, अब वो आप बिल्कुल सही बात है, जो कलर चेंज हो रहा है। हो जा रहा है सर तो। हाँ हाँ, अच्छा तुम वो उस सेंस से बात करो, केमिस्ट्री के सेंस से बात करो, इंडिकेटर है कि नहीं, देखो यस सर। कह सकते हैं उसको, तुम कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ पे हमको बस उसका प्रेजेंस चेक कर रहे हैं कि नहीं वहाँ पे प्रेजेंस। इंडिकेटर तो वहाँ पे बिल्कुल वही है, और कोई दूसरा पैरामीटर तो नहीं कह सकते हो कहने को। देखो इंडिकेटर तो केमिस्ट्री की भाषा में तुम पढ़ते हो कि भाई क्या क्या वो हमको याद भी नहीं है, मॉलिब्डेनम ये सब फलाने ढिकाने सब हुआ करता है, यस सर। और फेनोक्सिलीन। फिनोल्फ्थेन मिथाइल ऑरेंज ये सब करते थे। बिल्कुल है, यहाँ पे उसको कंपेरिजन है, इसको हम कह नहीं सकते कि हाँ भाई केमिस्ट्री की भाषा में नहीं कह सकते इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई तुम क्या कहते हैं कोई पीएच तो चेक नहीं कर रहे हो ना। इंडिकेटर क्या था वहाँ पर, पीएच वगैरह आपका रीडिंग आता था, फिनोल्फ्थेन क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, वो आपका इंडिकेटर था, कलर से आप पता कर लेते जी थे। सर। लेकिन अगर कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब सर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके हो वजह रहा से, है, तो केमिकल। बिल्कुल बिल्कुल केमिकल रिएक्शन, लेकिन वो आप किससे चेंज करते थे मुझे बताओ, वो आप लिक्विड सब्सटेंस में चेक कर सकते हो। मुझे बताओ यस। आप सॉलिड के ऊपर में जाके क्या इंडिकेटर लगा के आपको थोड़ी कलर बता देगा इंडिकेटर,
लिटमस पेपर एक टेस्ट होता है, वो कुछ नहीं है उसके अंदर। वो क्या होता है, पेपर सिंपल, आपने पेपर स्ट्रिप आपने देखा होगा, आप लोग पेपर स्ट्रिप यूज भी करते होंगे। जो यस पेपर स्ट्रिप जो होता है, पेपर स्ट्रिप बस वैसे ही होता है वो इंडिकेटर। उसके अंदर कलर कोड होता है, आपने देखोगे ना वो पीएच पेपर, उसके पीछे में 1 से लेकर 10 तक कलर कोड होता है, 1 से लेकर 14 तक, सॉरी 14 तक उसके अंदर कलर यस कोड होता है उसके अंदर। तो वो आप सीरीज के अंदर देखोगे आप, जैसे आपने आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, आपकी पिंक कलर आ जाएगी, रेड कलर आ जाएगी। ये मतलब थोड़ा एसिडिक की मैं बात कर रहा हूँ, एसिडिक वही आपका बेस होगा, लाइट कलर में निकल जाएगा। जब पानी होगा, पानी का कलर ना कुछ हद तक ऐसा ऐसा मतलब हल्का लाइट ऐसा कलर दिखेगा, पानी डालोगे ना ऐसा रेडियम हल्का ऐसे कुछ आया था बिल्कुल, और लाइट येलोइश टाइप में चला जाएगा, क्योंकि पीएच पानी के कितना सेवन निकल के आती है मोर और लेस। वो एक इंडिकेटर एग्जैक्ट आपको नहीं बताएगा, वो 1 2 3 4 5 रेंज दिया होगा, वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस भाई कितना पीएच आ रहा है वो आपको पीएच मीटर से ही पता चलता है किसी भी केमिकल। ये आपको मैं बताऊंगा बिटवीन के अंदर जब पढ़ाऊंगा पीएच वगैरह कैसे चेक करते हैं, वो आपको बता दूंगा टेस्ट नॉलेज के लिए। वो आप पीएच इंडिकेटर के लिए आप पीएच मीटर से ही चेक करोगे पीएच को, वो कभी तो कभी एक सर, क्या बोलते हैं बस। कभी कभी वाइवा में पूछ देते हैं सर ये सब, मतलब कि बिल्कुल हाँ क्या हो रहा ये है। पूछेंगे, ये पूछेंगे क्योंकि ये हथियार है इंजीनियर का ये भाई। आप अब जी मुझे बताओ, इसके पेन टाइप का इंडिकेटर आता है, पेन आपने देखा होगा, पेन पीएच मीटर टाइप का आता है, देखा है पेन पीएच मीटर आप लोगों ने? सर, देखा है, एक आध बार देखा होगा, याद नहीं आ देखो रहा, कैसा देखा। होता है, अगर भाई इमेज देख पा रहे हो तो शायद देखो, अगर मिल जाए यहाँ पे भाई, अगर टाइप में आप लोगों ने देखा होगा। दिस इज नॉट वर्किंग, नेट क्या कहते हैं उसको, पेज ही नहीं वर्क कर रहा है। टेक्निकल। अच्छा टाइप का देखा है? ये इस टाइप का देखा है, इस टाइप का पीएच मीटर? वो सर ये तो नया से देखे, पीएच मीटर से यूज किए हैं सर, पीएच मीटर यूज किए हैं, बट ये तो नहीं देखे हैं ये वाला। ये ऐसे ही होता है पीएच मीटर, ठीक है बच्चों, ऐसे ही होता है ये। सर एक पीएच मीटर होता है मशीन टाइप का, इसमें जैसे वे करते हैं हम लोग, लाइक ऐसा होता है। नहीं नहीं देखो सुनो मेरी बात, ये हमने क्या बोला, पेन पीएच मीटर। पेन पीएच मीटर मैंने टाइप किया था, मैंने क्या बोला, पीएच मीटर एक होता है, वो कैलिब्रेट करना पड़ता है, उसके अंदर बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, सारा चीज बनाते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं, इसके अंदर भी कैलिब्रेशन होता है। लेकिन ये है पेन पीएच। आप अगर प्लांट के अंदर हो, आप ले आके अपना डब्बा लेके थोड़ी घूमे फिरोगे सब जगह, वो जैसे तो सर आप वो लैब में लाके स्पेसिफिक वर्क करोगे, उसके ऊपर ये चेक करोगे। देखिए इसको क्या पॉकेट ऑफ पेन की तरह लिया, चेक डिप किया। अब देखिए देखो, इसके अंदर क्या होता है, नीचे बबल होता है, बबल जैसा बल्ब होता है, वो टच करेगा, स्ट्राइक करेगा, वो बता देगा पीएच कितना है आपका। लेकिन एक्यूरेसी इसकी भी कम हो जाती है, क्योंकि कैलिब्रेशन इसकी भी करनी पड़ती है। इसलिए कैलिब्रेशन के लिए इसने बगल में छोटा सा ये है, इसको यहाँ से इससे भी कैलिब्रेट कर लेते हैं। ये पीला टाइप का आपको स्क्रू दिख रहा नहीं है, इसके पीछे यस में सर। नट होता है, इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं कई बार। अब इसको कैलिब्रेशन करने का भी तरीका है, ये सब काफ़ी डिटेल में है, ये तो खैर मैं इतना डिटेल नहीं बताऊंगा कि बहुत डिटेल में इसको हम बता सकते हैं कैसे इसके लिए हम बफर सॉल्यूशन 4 का बनाते हैं, बफर सॉल्यूशन 7 का बनाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सर। एनवायरमेंटल में सर होता है। हाँ बफर सॉल्यूशन वगैरह बनाते हैं, बफर सॉल्यूशन 4 और बफर सॉल्यूशन 7 वो हमारा स्टैंडर्ड हो जाता है। और मैं यस मुझे पता है सपोज ये पीएच मीटर है, इसका पीएच खराब है और मुझे पता है ये गलत बता रहा है पीएच, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसका पीएच 4 का बना लिया सॉल्यूशन और पीएच 7 का मैंने टैबलेट टाइप किया है, सॉल्यूशन बना के 24 घंटे छोड़ते हैं, उसके अंदर 24 घंटे बाद चेक करके डिस्टिल वाटर में बनाते हैं उसको, और इस पीएच मीटर को लाके चेक करेंगे उसमें डाल के। ये अगर सपोज करो मेरा, मुझे पता है पीएच कितना आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया 4 का, आपको पता है सॉल्यूशन जो बना रखे हो आप पानी के अंदर, ग्लास के अंदर, आपका पीएच 4 है, इसको लाके उसमें डिप करोगे, ये आपको दिखा देगा 5, ऑब्वियस बात आपका ये कैलिब्रेशन इसका पीएच मीटर का गड़बड़ है, ठीक है ना शो। आप क्या यस करोगे, इसको कैलिब्रेट कर लोगे, फिर इसको फिर से सॉल्यूशन इसको डिप को धो के पोछोगे, फिर एक बार डिप करोगे तो आप सही 4 देखा मतलब सही कैलिब्रेट हो गया। यहीं से नहीं, आप इसको फिर क्रॉस चेक करोगे, पीएच 7 में रखिए, अगर ये 7 दिखा दिया मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट सही कैलिब्रेट हो गया है। आप यस समझ गए, ऐसे कैलिब्रेशन करते हैं ये मैं आपको बता दूंगा, अगर होगा टाइम परमिट का तो हम जरूर बता देंगे। कोशिश करेंगे आपको सब चीज़ बता दें, सब चीज़, ताकि आप कहीं भी जाओ कम से कम बोल दोगे भैया हाँ ये होता है। पढ़ना भी है सर एनवायरमेंट। ये तो खैर इम्पोर्टेंट है, ये तो पढ़ना तो है ही। आप जहाँ तक कोशिश करें, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है आप लोगों का, टाइम कम है, टाइम है कम, सिलेबस है वास्ट, और यस तो सर। पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोग को भी। नहीं करोगे पैसे, देखो कॉलेज अगर होती तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी आपको खाने पीने का होश नहीं मिलता, शाम को जाते हैं 5 बजे घर, घर लाइक होश नहीं मिला, बच्चा सोया है 7 बजे शाम तक, सुबह से क्लास लगा। ये तो यस कॉलेज में खुशकिस्मत हो, कभी बढ़िया खाना पीना घूम फिर रहे हो घर में, चलो कोई नहीं, क्लास आज हम ओवर करते नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लास को ओवर करते ही नहीं हो, बाकी बच्चे अब दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई वोंट टेक योर टू मच टाइम, कल मैं लेता हूँ क्लास, ठीक है, कल क्या फ्राइडे सैटरडे है ना कल, सुनो मेरी बात Yes. सुनो, Yes. मेरी बात सुनो, कल 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 जो है आपके सर लोग क्या बोले हैं, बाकी सर क्या बोले क्लास में?
सर एक एग्जाम है कल। कल एग्जाम के फिर कोई घबराओ कि देखो इतना घबरा जाते हो ना तुम लोग, मुझे लगता है पता नहीं क्या यार। यार कहाँ तुमको बोल रहे क्लास में लूंगा एग्जाम के टाइम में, मैं पूछ रहा हूँ तो आप बता भी नहीं रहे हो। हाँ सर कल कोई टीचर नहीं हुआ कल के बाद। शेड्यूल बताओ सर, मतलब कौन सा अभी लिया अभी एफएम तो आपको मॉर्निंग किया है शायद। सेशन तो है सर। एफएम उसके कितने बाद बजे कोई से एफएम कितने बजे से 10 से 11? 9:30 9:30। तो सर आप टाइम टेबल देखे नहीं है वैसे टाइम 9:30 से 10:30 है वो। फिर आप लोग के टेस्ट कितने 11:30 से हैं? यस सर। 11:30 से टेस्ट है और वही 45 एक घंटे का टेस्ट होगा मान लो। नहीं नहीं, लेटरल एंट्री का नहीं। नहीं ये कौन सा अभी तो टेस्ट है, है? कल हमारा भी है, लेटर एंट्री का भी है। कौन सा टेस्ट है, मतलब किस चीज़ का टेस्ट है ये? सर वो QGIS कोई स्पोकन ट्यूटोरियल से कुछ करवाते हैं सर, ये मुंबई IIT से, सर IIT मुंबई से। अच्छा अच्छा। नहीं देखिए ऐसा पता तो है, कुछ नहीं बोल रहे हैं सर आज। लेटरल क्या एंट्री के लेटरल एंट्री के लिए नहीं है। सर रजनीश सर भेजे थे लेटर एंट्री के लिए। वो फॉर्म फिल करने के लिए आया हुआ है, वो एग्जाम के लिए नहीं है। हम लोग का भी रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा ये हम लोग का हो गया ना, तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन 3 मंथ पहले हुआ था, तो अब एग्जाम हाँ हो रहा है। अच्छा जब वो लेटरल उसमें एंट्री के लिए ऑनलाइन टेस्ट है क्या? यस सर। सर ये ऑनलाइन टेस्ट। दीजिए, हाँ उसको दीजिए उसको दीजिए। देखिए स्पोकन जो एक ऐसी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ये आप लोग को पता है, ये आप लोग अभी इसको हल्के में ले रहे हो। जब जाओगे पता चला कि बहुत बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, कोचिंग लेने जाते हैं इसके लिए स्पेशल 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार जाके लैंग्वेज का कोर्स करते हैं, फिर फालतू का वेस्ट करोगे। जब यहाँ पे मौका मिला सीख लो कुछ, आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे ना एटलीस्ट। थोड़ा सा टाइम निकाल के वो भी सीखा करो, अच्छा कोर्स है ये, जी करना आइए चाहिए। सर। हाँ करो इसको, टेस्ट दे दो, फिर कब तक टेस्ट हो जाएगी आपको ओवर? यस। टेस्ट कब तक ओवर हो जाएंगे आपके? 45 मिनट्स तो बोले। तो चलो मान लिया 11:30 से टेस्ट है, सपोज